हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये आरबीएससी और सीबीएसई दोनों पैटर्न में हम पढ़ा रहे हैं। आप सभी वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव के पास इस वीडियो को जरूर भेजें, जिससे कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंटेंट प्रोवाइड उनके लिए भी हो सके। देखो प्यारे बच्चों, हमारे एग्जाम या आपके एग्जाम पास में आ चुके हैं, नजदीक आ चुके हैं। अब आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखो बच्चों, होता क्या है कि अब समय नहीं है, पूरी साल जो मटर गश्ती करी है अब नहीं करनी चाहिए, है ना। तो प्रॉपर तरीके से आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं। मैं आपको समझाऊंगा, साथ के साथ नोट्स को लिखते हुए चले। कुछ मैं आपको बोर्ड पे लिखवाता चलूंगा, कुछ डेफिनेशन होगी जो आपको मैं बोलकर लिखवा दूंगा। प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे प्यारे बच्चों। देखो, पहले तो हम लिखते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो चैप्टर है हमारा अपना। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन होता क्या है? देखो प्यारे बच्चों, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर है, इसका मतलब ये होता है कि जो आनुवांशिकता होती है पेड़ों के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, कि किस प्रकार आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं मनुष्य में, फैमिलीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर आनुवांशिक लक्षण कैसे पाए जाते हैं। हेरिडिटी, जनरेशन कैसे एक दूसरे से, जो जनरेशन बढ़ती है उसमें जो गुण एक के अंदर से दूसरे के अंदर कैसे ट्रांसफर होते हैं, वो सभी हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला कि आप एक बार स्टार लगा के लिखना स्टार्ट करें प्यारे बच्चों। स्टार लगा के क्या करें? लिखना स्टार्ट करें। तो लिखो टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ सिमिलर, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग, is called हेरिडिटी। देखो प्यारे बच्चों, बात को समझना भाई, बात को समझना भाई। देखो हेरिडिटी जो चैप्टर है वो बहुत ही सिंपल सा है। इसका जो आगे का जो पार्ट है ना वो हट चुका है वैसे आपके कोर्स में से। ये पहले चैप्टर बहुत बड़ा था, लेंथी था, लेकिन अब इसको शॉर्ट कर दिया गया है ना। और बहुत सिंपल पेपर है, इजी पेपर यानी इजी चैप्टर है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, प्रॉपर नोट्स तैयार कराएंगे, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बस शर्त यह है कि आपको हमारे साथ मेहनत करनी होगी भाई। और समय बिल्कुल नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, यदि आप अब पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करते हो, यदि अभी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो नुकसान में जाओगे भाई, है ना बच्चों। देखो, तो टेंडेंसी ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी पेरेंट्स के अंदर से बच्चों के अंदर जो गुण होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, वही क्या कहलाती है? हेरिडिटी या आनुवांशिकता। ठीक है मेरे बच्चों, स्टार लगा के लिखो द
ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन to the next with the help of genes is the mechanism of हेरिडिटी। देखो प्यारे बच्चों कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट विथ द हेल्प ऑफ जीन्स इज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। यानी कि जो ट्रांसमिशन होता है उसमें होता है क्या है प्यारे बच्चों कि एक पेरेंट से दूसरे अपने बच्चों के अंदर जो जीन्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसफर हो जाते हैं, उनसे कुछ न कुछ सिमिलरिटी दिखाई देती है प्यारे बच्चों, कुछ ना कुछ क्या देती है, सिमिलरिटी दिखाई देती है। अब देखो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां स्टार लगा के बता रहा हूं मैं आपको, एक टेबल है वो आपको बनानी है प्यारे बच्चों। यहां आपको दिख जाएगी एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। यहां पर आपको जो टेबल दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों उसको समझो भाई। इसमें नंबर 1 है एक्वायर्ड ट्रेड्स और सेकंड है, 2 कॉलम बने हुए हैं। इसमें एक है एक्वायर्ड ट्रेड्स और सेकंड है इनहेरिटेड ट्रेड्स। इसमें होगा क्या प्यारे बच्चों, फर्स्ट है द ट्रेड्स दैट डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल्स। यानी कि क्या होता है, डेवलप हो रहा है लेकिन इंडिविजुअल है लाइफ टाइम्स। और इनहेरिट ट्रेड्स में क्या है इसका, द ट्रेड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेरेंट्स, कि ये क्या है कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेड है। सेकंड इधर क्या बोलेंगे भाई, दे आर सोमेटिक वेरिएशन एंड डाई विथ द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, कि जो डेथ होती है वो भी इंडिविजुअल है। इधर क्या होता है भाई, इनहेरिटेड ट्रेड्स में दे आर जेनेटिक्स वेरिएशन विच आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी ट्रांसमिटेड यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर क्या है, गुण जो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं प्यारे बच्चों, ट्रांसफर हो रहे हैं। इधर देखो जैसे कि मस्कुलर बॉडी ऑफ रेसलर, और इधर है फ्यूज्ड एंड फ्री एयर लॉब्स। तो ये टेबल आपको यहां दिखाई दे रही है, आपको ये टेबल बनानी है। एक बार देख लो बच्चों टेबल को पूरी को। देखो बच्चों अब आपको लिखना तीर का निशान लगा के, तीर का निशान लगा के लिखना है प्यारे बच्चों, तीर का निशान लगा के लिखना है। देखो बच्चों आपने लिख लिया होगा वैसे ये, है ना, तो यहां से लिखते हैं स्टार्टिंग से।
देखो बच्चों, अब सुनो भाई, एक तीर का निशान लगा के लिखना है, एक तीर का निशान। देखो बच्चों, बात को समझना भाई, बात सिंपल सी क्या है कि पहली बात तो जो हेरिडिटी है इसकी खोज कैसे हुई, ये चैप्टर क्या हो, इसका मतलब ही क्या है। इसका मतलब है कि पहली बात तो इस चैप्टर को मटर जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्होंने आनुवांशिकता के बारे में, जीन्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में एक्सप्लेन किया है, इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने मटर का जो प्लांट है उसके ऊपर, मटर के प्लांट के ऊपर क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे जनरेशन को, या मटर के जो नए पौधे हैं उनमें क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिफरेंटनेस है, उन सभी के बारे में उन्होंने यहां पर विस्तार में चर्चा की है, डिस्कशन किया है। कैसे एक जनरेशन सेकंड जनरेशन में क्या क्या सिमिलरिटी दर्शाती है, क्या क्या डिफरेंटनेस होता है, कैसे एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जीन्स ट्रांसफॉर्म होते हैं या ट्रांसफर होते हैं, उन सभी के बारे में, कैसे F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सभी हम इस चैप्टर में हेरिडिटी में यहां पढ़ रहे हैं। प्रॉपर तरीके से समझते हो? चलो भाई देखो, तो पहला तीर का निशान लगा के लिखना है, यहां पर आपको लिखो प्यारे बच्चों, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स ड्रिफ्ट, जेनेटिक्स ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल selection natural selection could lead to the rise of new species, देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि जेनेटिक्स ड्रिफ्ट्स एंड सिलेक्शन कुड लीड टू द राइज ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी एक नई स्पीसीज का, एक नए प्लांट का या एक नए जीव का क्या हो रहा है, यहां निर्माण हो रहा है। ये नए पौधे का, नए प्लांट का बनना या राइज होना क्या कहलाता है भाई? हेरिडिटी में आता है। वो क्या आता है मेरे बच्चों? हेरिडिटी में। बात को समझो भाई। अब एक स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो, मेंडल एंड हिज वर्क ऑन inheritance तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ मोस्ट लाइनें हैं वो आपको लिखनी है। इसमें टोटल 5 लाइनें हैं वो आपको लिखनी है प्यारे बच्चों। देखो ये है 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 एंड 5। ये 5 लाइनें से बहुत ही सिंपल सी है जो आपको लिखनी है। देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट लाइन है ग्रेगर जॉन मेंडल। फर्स्ट लाइन लिखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट लाइन लिखो, ग्रेगर जॉन मेंडल started his experiment
ऑन प्लांट, देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको लिखवा देता हूं ये लाइन है, आप कंफ्यूज होंगे नहीं तो। देखो फर्स्ट ग्रेगर जॉन मेंडल started his experiment on plants, on breeding and hybrid जैसन। सेकंड लाइन क्या है प्यारे बच्चों? सेकंड है ही proposed the law of inheritance in living organisms। थर्ड मेंडल was now as a father of genetics फोर्थ है द प्लांट selected by Mendel was Pisum sativum या फिर गार्डन पी मटर PISUM पिज्म SATIVUM सटाइवम या फिर गार्डन पी या फिर मटर। ठीक है मेरे बच्चों। 5 लाइन देखो। फिफ्थ मेंडल used 7 pairs of contrasting characters in garden P। देखो प्यारे बच्चों, इनको समझो पहले, ये क्या कहते हैं भाई, इनको समझो। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब हम आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये कहते क्या है। देखो सबसे सिंपल सी बात है, जेनेटिक्स ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन कुड लीड टू द rise of new
स्पीसीज, यानी कि जैसे से ये नेचर है, नेचुरल है, प्रकृति की देन है। क्या है ये? नेचुरल है, प्रकृति की देन है कि जेनेटिक्स ड्रिफ्ट करते हैं और एक नई जीव का, एक नए पादप का, या एक नए प्लांट का, या एक नई इंसान का जन्म होता है उससे, जीन से। मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस, कि मेंडल ने आनुवांशिकता में, हेरिडिटी में क्या अपना योगदान दिया है। कितना बड़ा उनका योगदान है, उन्होंने क्या किया, क्या क्या साइंस के बारे में उन्होंने खोज की, कैसे जीन्स एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होते हैं, कैसे किस तरीके से उनके अंदर चेंजेज आते हैं, क्या क्या उनके अंदर सिमिलरिटीज होती है, क्या डिफरेंटनेस होता है, इन सभी के बारे में चर्चा किन्होंने की? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अब बात यह आई भाई कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो किसके ऊपर किया? मटर के पौधे के ऊपर किया, मटर के प्लांट्स के ऊपर। अब क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि जो जेनेटिक्स के फादर है वो किन्ने कहा जाता है, या फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो क्या बोलोगे आप? ग्रेगर जॉन मेंडल, ये इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरी बात कि ग्रेगर जॉन मेंडल स्टार्टेड हैज हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, कि उन्होंने हाइब्रिड तरीके से क्या कराया? उन्होंने ब्रीडिंग कराई, एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने कि उसी पौधे के बीज से एक नया पौधा बनाया और बाद में उस नए पौधे के बीज से फिर नया पौधा उगाया। कहने का सेंस क्रॉस कराया उन्होंने, ठीक है। दूसरा, ही प्रॉस्पर्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि किस प्रकार से ऑर्गेनिजम्स सिमिलर दिखाई देते हैं। मेंडल वाज नाउ एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, कि जो मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल, उनका पूरा कंप्लीट नेम है, उनको जेनेटिक्स का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। या फिर जेनेटिक्स के साइंटिस्ट भी कहते हैं उन्हें, या जेनेटिक्स की खोज करने वाले भी कहते हैं। किन्हें? ग्रेगर जॉन मेंडल को। द प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल वाज पिजन सटाइवम गार्डन पी। अब क्वेश्चन बोर्ड में उठ सकता है, क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्लांट लिया था वो प्लांट किसका था? तो पहली बात तो वो प्लांट था गार्डन पी यानी मटर का पौधा। अब ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कि गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, मेरे गुलाब जामुनों, उसका है पिजम सटाइवम। मेंडल यूज्ड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन गार्डन पी, यानी कि जो गार्डन का पी है, जो मटर है, उसके ऊपर उन्होंने 7 टाइम एक्सपेरिमेंट किया। कितनी बार किया भाई? 7 टाइम, यानी कि 7 पेयर बनाए गए और उनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? आई तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ लाइनें हैं, तो तीर का निशान लगा के लिखो एक लाइन, तीर का निशान लगाकर लिखो लाइन। इन केस, ऐसे तीर का निशान लगाओ प्यारे बच्चों, एक ऐसे एक तीर का निशान लगाओ और लिखो
in case of monohybrid cross with pure variety of plants, the phenotypic ratio obtained in F2 generation is 3:1। देखो प्यारे बच्चों, जो इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है उसमें प्योर प्लांट्स होते हैं, प्योर वैरायटी के होते हैं, उनका रेशियो कितना होता है? 3:1। कितना होता है भाई? 3:1। सेकंड तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, सेकंड तीर का निशान लगा के लिखो, इन केस ऑफ dihybrid cross involving two pairs of contrasting characters, the phenotypic phenotypic typic ratio obtained in F2 generation is 9:3 रेशियो 1, यानी कि 9:3:1। ये लिख लो प्यारे बच्चों, 9:3:1। एक और तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, एक और तीर का निशान लगा के लिखो। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा पूरी अच्छी तरीके से, अभी एक बार इसके नोट्स लिखवा दूं मैं आपको, फिर इस चैप्टर को पूरा एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। जल्दी से लिखो प्यारे बच्चों, तीर का निशान लगा के लिखो, जीन्स कैरी इंफॉर्मेशन for synthesizing proteins which in turn control the various body characteristics। नेक्स्ट तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, एक और तीर का निशान लगाओ इस तरीके से और लिखो प्यारे बच्चों, एक और तीर का निशान लगाना है और लिखना है इस तरीके से, एक और तीर का निशान लगाओ और लिखो, humans have
22 pairs, 22 pairs of autosomes, autosomes and one pair and one pair of sex chromosomes, sex chromosomes, सेक्स क्रोमोसोम्स। एक और तीर का निशान लगाओ और लिखो प्यारे बच्चों, एक और तीर का निशान लगाकर लिखो, फीमेल हैव, फीमेल हैव, फीमेल हैव सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम, सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम, कैपिटल डबल एक्स, एक्स एक्स, कैपिटल एक्स एक्स, वेयर्स मेल हैव, मेल हैव डिसिमिलर, डिसिमिलर, डिसिमिलर सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, कैपिटल एक्स और वाई, कैपिटल एक्स एंड वाई, ऑल एग्स, ऑल एग्स, एक्स मीन्स अंडा, कैरी, कैरी एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, while sperms, while sperms may have x और y, x और y क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। एक और तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, एक और तीर का निशान लगाकर लिखो प्यारे बच्चों, जल्दी से एक और तीर का निशान लगा के लिखो, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड ऑन द, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म, type of sperm that fuses, that fuses with the egg, with the egg. If the egg fuses, egg fuses with the sperm, with the sperm carrying X chromosome, X chromosome, it results in a girl, in a girl, and it fuses with the sperm, with the sperm with the sperm carrying Y chromosome, Y chromosome, Y chromosome. It result in a boy, in a boy, in a boy. अब देखो प्यारे बच्चों, समझो बात को। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम हैं वो आपको मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों।
आप सभी ने एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो बच्चों, आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। समझो प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर का पूरा जो निचोड़ है ना, वो निचोड़ नींबू की तरह निचोड़ दूंगा मैं, लेमन की तरह। देखो बच्चों, लेमन की तरह निचोड़ दूंगा मैं इसे। अब समझो बात को भाई, किस तरीके से मैं इसका यूज करूंगा और कैसे इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा मैं। पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा इसके अंदर कंप्लीट। देखो प्यारे बच्चों, कंप्लीट इस चैप्टर, अब जो मैं समझाऊंगा उसके अंदर ये पूरा आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखो रसगुल्लो, मेरे प्यारे गुलाब जामुनो, बात को समझना, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, नॉर्मल सा चैप्टर। देखो पहली बात तो इस चैप्टर के बारे में क्या है, इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में है कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी कहने का सेंस कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, उन्होंने प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। प्लांट कौन सा था? पी का। किसका भाई? प्लांट कौन सा था? प्लांट्स कौन सा था? प्लांट्स था गार्डन पी। क्या था प्यारे बच्चों? गार्डन पी। ओके, इसकी खोज किसने की थी? और इसको या फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं भाई? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसे कहते हैं भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल। आई बात समझ में? किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गई। अब उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पिजम सटाइवम। क्या है? पिजम सटाइवम। ठीक है मेरे बच्चों, मटर का जो साइंटिफिक नेम है उसका नेम क्या है? पिजम सटाइवम। ठीक है भाई, अब इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो एक छोटी सी बात आपके समझ में आई होगी कि किस तरीके से गर्ल्स का जन्म होता है, किस तरीके से बॉयज का बर्थ होता है। वो पूरे के पूरे कंप्लीट जो गुणसूत्र होते हैं, जितने के जितने जो पेयर होते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, ये है गर्ल। कौन है? गर्ल। ये है बॉय। अब देखो प्यारे बच्चों, या फिर इसको ले लो फीमेल, इसको ले लो मेल। ओके प्यारे बच्चों, अब समझना भाई, इसको समझना भाई, समझना बात को समझना भाई, और इसको भी समझना। इन दोनों को समझना बात को। ये क्या कहना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको आप लिख सकते हो लड़की, लड़की। इसको लिख सकते हो आप लड़का। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों के पास कितने कितने टोटल गुणसूत्र होते हैं? इसके पास भी 23 होते हैं, इसके पास भी 23 होते हैं। क्या भाई? पेयर। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? पेयर। 23 इसके पास होते हैं, 23 इसके पास भी होते हैं। क्या होते हैं? पेयर होते हैं। किसके? क्रोमोसोम्स के। अब देखो प्यारे बच्चों, लेकिन इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कुछ सिमिलरिटी पाई जाती है। कि कितने सिमिलर पाए जाते हैं? 22। टोटल कितने हो गए? 23 और 23 46। लेकिन यानी कि 22 इधर से 22 इधर से, कहने का सेंस 22 क्रोमोसोम, 22 क्रोमोसोम सेम होते हैं। यानी कि 22 और 22 44 क्रोमोसोम।
ये 22 क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो सिमिलर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? सिमिलर। अब लेकिन इसके पास तो होता है एक्स और एक्स, इसके पास क्या होता है? एक्स और वाई। यदि ये एक्स देता है और ये भी एक्स देता है तो क्या होगा भाई? एक्स और एक्स। कहने का सेंस क्या है कि किसका जन्म होगा, किसका बर्थ होगा, किसका बर्थ होगा? गर्ल या बेबी, क्यूट सी बच्ची, स्वीट सी बच्ची, उसका जन्म होगा, उसका बर्थ होगा। लेकिन यदि अब इनका तो काम क्या, लड़की के पास तो क्या एक्स और एक्स क्रोमोसोम ही है, लेकिन जो मेल है उसके पास एक्स और वाई है। अब आपने सुना होगा कई घरों में सास बहू को ताना मारती है कि तेरे तो लड़की लड़की हुई, तेरे तो लड़की लड़की हुई। तो भैया उसमें प्रॉब्लम आपकी बहू की नहीं है, प्रॉब्लम आपके बेटे की है, क्योंकि बेटी के पास तो हमेशा हमेशा एक्स और एक्स क्रोमोसोम ही होगा। अब वो तो एक्स ही देगी। अब बेटा जन्म लेने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड है? उनके खुद के बेटे के ऊपर। यानी वो एक्स वाई क्रोमोसोम देंगे तभी तो लड़के का जन्म होगा। लेकिन मां अपने बेटे को कुछ नहीं बोलती है, अपनी बहू को ताने देती है। इसीलिए आने वाली जनरेशन को समझना चाहिए कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे बच्चों की कमी लड़की के अंदर नहीं होती है, कमी एक महिला के अंदर नहीं होती है, कमी आपके हस्बैंड के अंदर हो सकती है, आपके स्वयं के अंदर हो सकती है। भाई लड़का है, मेल है, वही तो वाई क्रोमोसोम देगा, तभी तो लड़का होगा। डिफरेंट तो उनके पास है। फीमेल के पास तो क्या है? एक्स और एक्स, वो तो एक्स ही देगी। तो डिपेंड किसके ऊपर है? बॉय के ऊपर। जब यदि इधर से भी एक्स मिल जाए और इधर से मिल जाए वाई, कहने का सेंस इधर से क्या मिले भाई? इधर से क्या मिले भाई? इधर से मिल जाए एक्स और इधर से मिल गया वो क्या? वाई। तब किसका जन्म होगा? बॉय। किसका होगा भाई? बॉय। ठीक है। अब बॉय मीन्स लड़का। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो इसमें तो 100% क्या होगा भाई? अब इधर तो 100%, 100% गर्ल, इधर भाई 100% बॉय, 100% बॉय। लेकिन इधर 50-50 वाला सिस्टम हो गया, 50:50। इधर 100% है। आई बात समझ में? इधर भी क्या है भाई? 50:50। कहने का सेंस क्या है कि जब इधर से x मिलेगा तब इधर से y मिलेगा, यानी कि 50-50 दोनों की संयोजकता क्या होगी? क्या रेशियो रहेगा x और y का? 50-50 का। ठीक है, लेकिन 100% लड़का होगा यदि ऐसा हुआ तो। इधर 100% क्या होगी? गर्ल होगी, लड़की होगी। क्यों होगा भाई? क्योंकि x और x। अब इधर पूरा क्या है? 100% x और x है, एक ही तो है। आई बात समझ में? तो आप इसे नोट कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
देखो एक बात याद रखना कि आपको यहां आप कंफ्यूज हो जाओ कहीं, वैसे तो है 50-50%, इधर भी 50-50 है, लेकिन मेरी बात याद रखना कि 100% आप ऐसे मत समझना कि इसका 100% मतलब गर्ल का जन्म होगा कब, जब एक्स और एक्स होगा, मैंने ये बोला है ना कि आप इसका रेशियो मत समझ लेना। ये इधर भी 100% लड़का जन्म या बॉय का बर्थ होगा कब, जब एक्स और वाई होगा, आप इसको परसेंटेज में ले लेना, है ना। ये 100% तब होगा तब एक्स और वाई क्रोमोसोम आएंगे। वैसे इनका जो रेशियो आएगा वो 50-50 का रेशियो आएगा, कितने का, 50%, इधर भी 50%। ठीक है प्यारे बच्चों, 50-50% होगा भाई, लड़का और लड़की का जन्म लेना, है ना। इसका स्ट्रक्चर जो प्योर स्ट्रक्चर है वो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, आपके पास वो जो फोटो है वो दिखने लग जाएगी अभी आपको, कि इस तरीके का ये प्योर डायग्राम है, क्योंकि उसमें आपको अच्छी तरीके से बताया रहेगा पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। मैंने वैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा कि एक्स और वाई होगा तब 100% लड़का होगा, लेकिन जब उनका रेशियो होगा तो 50-50। इधर 100% लड़की होगी जब एक्स और एक्स होगा, लेकिन रेशियो क्या होगा, परसेंट कितना होगा, 50%, इधर भी 50%। आई बात समझ में, नोट कर लिया होगा आपने, जल्दी से नोट कर लो। अब देखो बच्चों, एक सबसे अच्छा जो डायग्राम है एक्सप्लेन के लिए, वो देखो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। तो फर्स्ट जो डायग्राम है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। देखो प्यारे बच्चों, यहां आपको जो डायग्राम दिख रहा है, यहां पर आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें क्या है प्यारे बच्चों, देखो मैं डायग्राम बना देता हूं प्यारे बच्चों, क्या करता हूं भाई, आपके लिए डायग्राम बना देता हूं प्यारे बच्चों। देखो डायग्राम क्या है, बहुत ही अच्छा सा डायग्राम है, कुछ भी नहीं है। ये है फादर, कौन है, फादर। ये कौन है भाई, मदर। ठीक है प्यारे बच्चों, इनके पास है एक्स और वाई, वही बात है जो मैं समझा चुका। वैसे ये है एक्स और एक्स, इसके भी कितने पार्ट है भाई, 2 पार्ट है, एक्स वाई। इसके भी कितने पार्ट है भाई, 2 पार्ट है, कौन कौन से, एक्स और एक्स। ठीक है मेरे बच्चों, और ये है जाइमेट्स। क्या है मेरे बच्चों, जाइमेट्स। क्या है प्यारे बच्चों, जाइमेट्स। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, जब x और x की रिएक्शन होगी, x और x की रिएक्शन होगी तो क्या होगा भाई, x x कहने का सेंस फीमेल, फीमेल मीन्स, और जब इसकी और इसकी रिएक्शन होगी तब भी क्या होगा, x और x, अर्थात
फीमेल। कहने का सेंस इन दोनों का एक ही है प्यारे बच्चों, और इसे आप 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फीमेल चाइल्ड ठीक है मेरे बच्चों, क्या हो गया भाई, फीमेल चाइल्ड। लेकिन जैसे ही इसकी रिएक्शन इसके साथ और इसकी रिएक्शन इसके साथ, तब क्या होगा भाई, तब होगा एक्स और वाई, एक्स और वाई। यहां पर होगा मेल, क्या होगा प्यारे बच्चों, मेल। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा, मेल। 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल चाइल्ड। ये इसका प्योर स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। देखो बच्चों, बात यह वही है, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स एंड डायग्राम। ग्राफ्स एंड डायग्राम। देखो प्यारे बच्चों, समझने की बात कोशिश करना। मैं यहां पर एक तीर का निशान लगा के लिखता हूं कि वर्क डन बाय मेंडल। तो देखो प्यारे बच्चों, तो रेशियो ऑफ टॉल टू ड्राफ प्लांट इन F2 जनरेशन
इज 3:1। तो F2 जनरेशन में जो रेशियो होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों? 3:1। अब देखो प्यारे बच्चों, मैं इसका डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं भाई? इसका डायग्राम बना रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, ये है टॉल, TALL, टॉल, कैपिटल T, क्रॉस, यह है ड्राफ, स्मॉल टी। ठीक है मेरे बच्चों, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? क्रॉस। क्या हुआ प्यारे बच्चों? क्रॉस। तो क्या बना? एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। इसको बोलेंगे टॉल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? टॉल। क्यों भाई टॉल? इसलिए बोला गया कि जब भी एक भी कैपिटल आ जाए तो क्या होगा? जो प्लांट होगा वो कैसा होगा? टॉल। कैसा होगा प्यारे बच्चों? टॉल। अब देखो प्यारे बच्चों, ये तो है पेरेंट्स जनरेशन, ये तो क्या है? पेरेंट्स जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। ये वाली, ठीक है। ये है जाइमेट्स। क्या है प्यारे बच्चों? जाइमेट्स। कि जो अपन इधर से ले रहे हैं क्या? कैपिटल टी, और इधर से क्या ले रहे हैं? स्मॉल टी, तभी तो मिलकर ये हुआ है। तो इसे बोलेंगे क्या? जाइमेट्स। ठीक है। फिर जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनी है इसे बोलेंगे F2 F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? F1 जनरेशन। अब क्या होगा भाई? इनके बीच में भी क्या होगा? क्रॉस होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके दो दो भाग हो गए, एक का हो गया कैपिटल टी, एक का हो गया स्मॉल टी। एक का हो गया कैपिटल टी और एक का हो गया स्मॉल टी। ठीक है मेरे बच्चों, ये इनके दो डिवाइड, यहां पर हो गया क्रॉस, और इसे बोलेंगे क्या अपन? जाइमेट्स। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? जाइमेट्स। अब अगला होगा F2 जनरेशन। क्या होगा प्यारे बच्चों? F2 जनरेशन। कैसे होगा भाई F2 जनरेशन? ये इससे क्रॉस होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसे बोलेंगे टॉल। क्या बोलेंगे? टॉल। ठीक है। इसकी और इसकी, तो इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? और इसकी और इसकी, तो इसे क्या बोलेंगे? कैपिटल टी, कैपिटल टी, अर्थात टॉल। ठीक है। देखो बच्चों, इसको थोड़ा क्लियर बना देते हैं अपन। देखो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है मेरे बच्चों। देखो, एक तो ये हो गया टॉल, कैपिटल टी कैपिटल, ये वाला। एक ये वाला और एक ये वाला, इसे बोलेंगे क्या भाई?
टॉल। क्यों भाई? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे भाई? स्मॉल टी अर्थात ड्रॉन। क्या बोलेंगे? ड्रॉ ड्रॉफ। और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों? कैपिटल टी स्मॉल टी अर्थात टॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन या फिर ये डायग्राम कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब ऐसा ही एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। आप सभी ने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। तो देखो, इस तरीके से हमारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक छोटा सा डायग्राम है, इसी को ही एक्सप्लेन करवा रहा हूं कि किस तरीके कौन कौन से पौधे होंगे, झुर्रीदार होंगे, कैसे होंगे, उन सभी के बारे में। येलो होंगे, ग्रीन होंगे, येलो रिंकल्ड होंगे, ग्रीन रिंकल्ड होंगे। तो वो पूरा का पूरा डायग्राम आपको बोर्ड के ऊपर दिख जाएगा, है ना। तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से, जो कुछ लाइनें हैं उसको नोट करिए, डायग्राम को बनाइए। तो उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर के नोट्स और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसके अंदर कवर हो गए। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ सकता था मैंने आपको पूरा करा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके दिख जाएगा तो उसके ऊपर आपको वो चैनल, जो फोटो है जो दिख रही है आपको, उसको नोट करना है। ठीक है ना, इसके ऊपर दिख जाएगा, यानी मोस्ट ग्राफ एंड डायग्राम, और उसके बाद कुछ लाइनें लिखनी है, वो लिख लेनी है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, वो आपको लिख लेनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अब जो एक डायग्राम है वो आपको कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। जो स्ट्रक्चर, जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो कंप्लीट करना है आपको। इसके ऊपर पूरा का पूरा डायग्राम है, आपको दिख जाएगा। अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करना है, कुछ लाइनें वो लिखनी है और स्ट्रक्चर बनाना अच्छे तरीके से।